वॉट इफ नारुतो हैज़ रेयर केकेई गेनकाई। ये कहानी है उस बच्चे की जो सिर्फ जिंचुरी की नहीं बल्कि अतीत के दर्द को महसूस करने वाली एक दुर्लभ शक्ति लेकर पैदा हुआ। एक ऐसी ताकत जो दुश्मन को हराने के लिए नहीं बल्कि उसे समझने के लिए थी। ये कहानी लड़ाइयों से ज्यादा यादों की है, चीखों से ज्यादा खामोशी की है, और उस सफर की है जहां नारुतो ताकतवर निंजा नहीं बल्कि दुनिया को सुनना सिखाने वाला इंसान बन जाता है। कहानी उस रात से शुरू होती है जब क्यूबी के हमले के बाद कोनोहा जल रहा था। मिनातो और कुशना की कुर्बानी के बाद जब तीसरे होकागे उस बच्चे को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सी गहराई थी, उसी पल किसी को एहसास नहीं होता कि यह बच्चा सिर्फ जिंचुरी की नहीं बल्कि एक ऐसी दुर्लभ केकेई गेनकाई लेकर पैदा हुआ है जिसे इतिहास ने कभी नाम नहीं दिया। ये शक्ति किसी एक तत्व की नहीं बल्कि चक्र की स्मृति से जुड़ी हुई थी। नारुतो जब छोटा होता है तो उसके आसपास चीजें अजीब तरह से प्रतिक्रिया देने लगती हैं। कभी दीवारें उसके गुस्से पर दरक जाती हैं तो कभी जमीन उसकी उदासी में ठंडी हो जाती है। लोग इसे क्यूबी का असर समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि नारुतो का चक्र आसपास मौजूद पुराने युद्धों, दर्द और इच्छाओं को महसूस कर सकता है। वह अनजाने में उन भावनाओं को दोहरा देता है। बचपन में जब उसे गांव वाले नजरअंदाज करते हैं तो वह रात में अकेला बैठकर अजीब सी आवाजें सुनता है, जैसे हवा उसे बीते समय की कहानियां सुना रही हो। अकादमी में वह पढ़ाई में कमजोर होता है, लेकिन जब इरुका उस पर गुस्सा करते हैं तो नारुतो के आसपास का माहौल भारी हो जाता है, जैसे कमरे में किसी पुराने निंजा की मौजूदगी हो। उसे खुद समझ नहीं आता कि यह सब क्या है, लेकिन उसके सपनों में वो खुद को अलग अलग युद्धों में खड़ा देखता है, कभी पहले महान युद्ध में, कभी उचिहा और सेंजू की लड़ाइयों में, और हर बार वह किसी और की आंखों से दुनिया देखता है। ये केकेई गेनकाई उसे ताकत नहीं बल्कि बोझ लगती है, क्योंकि हर दर्द वह खुद महसूस करता है। मिजुकी की घटना वाली रात जब नारुतो स्क्रॉल लेकर भागता है तो पहली बार उसकी शक्ति खुलकर सामने आती है। जैसे ही मिजुकी उस पर हमला करता है, नारुतो के भीतर उस डर की स्मृति जागती है जो कभी किसी गेनिन ने महसूस की थी, और उसका शरीर अपने आप प्रतिक्रिया देता है। उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आंखों में अनुभव झलकने लगता है और वह बिना सीखे ही सही समय पर सही वार करता है। इरुका ये देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि यह कोई साधारण प्रवृत्ति नहीं थी। टीम 7 बनने के बाद काकाशी भी जल्दी समझ जाता है कि यह बच्चा नकल नहीं करता बल्कि याद करता है, जैसे उसका चक्र पहले से जी चुकी लड़ाइयों को दोबारा जी लेता हो। वेव मिशन में जब जाबुजा सामने आता है तो नारुतो डरता नहीं बल्कि भारी हो जाता है। उसके कदमों में वो वजन होता है जो केवल युद्ध देख चुके लोग महसूस करते हैं। हाकू की मौत के बाद नारुतो रोता है, लेकिन उसका रोना किसी बच्चे का नहीं बल्कि किसी पुराने योद्धा का होता है जिसने बहुत कुछ खोया हो। यहीं से कहानी एक नए रास्ते पर मुड़ती है, क्योंकि यह केकेई गेनकाई धीरे धीरे उसे केवल मजबूत नहीं बल्कि अलग बना रही होती है। एक ऐसा निंजा जो लड़ाई से पहले उसके परिणाम को महसूस कर लेता है, और आने वाले समय में यही शक्ति तय करने वाली होती है कि नारुतो विनाश बनेगा या दुनिया की सबसे बड़ी ढाल। चूनिन परीक्षा के साथ ही नारुतो की जिंदगी और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि अब उसकी केकेई गेनकाई सिर्फ हादसों में नहीं बल्कि जानबूझकर प्रतिक्रिया देने लगती है। जब वह एग्जाम हॉल में कदम रखता है तो उसे चारों तरफ बैठे निंजाओं की बेचैनी, अहंकार और डर साफ महसूस होता है, जैसे कमरा आवाजों से नहीं बल्कि यादों से भरा हो। उसे अचानक एहसास होता है कि यह शक्ति चक्र मेमोरी है, यानी उसका चक्र उन सभी लड़ाइयों, इच्छाओं और भावनाओं को महसूस कर सकता है जो कभी उस जगह या उस इंसान से जुड़ी रही हो। वह किसी की चाल देखकर अनुमान नहीं लगाता बल्कि उसके इरादे की गूंज सुन लेता है। जंगल वाले राउंड में ये शक्ति और भी खतरनाक साबित होती है, क्योंकि जंगल पुराने युद्धों से भरा हुआ था। हर पेड़, हर जमीन का टुकड़ा किसी न किसी खून की कहानी जानता था, और नारुतो उन सबको महसूस करता है। उसकी चालें अचानक बदल जाती हैं। वह कभी किसी पुराने एएनबीयू की तरह मूव करता है तो कभी किसी थके हुए जॉनिन की तरह रुकता है। सासुके को लगता है कि नारुतो उसे कॉपी कर रहा है, लेकिन सच ये होता है कि नारुतो किसी और ही समय में चल रहा था। ओराचिमारू जब उसे दूर से देखता है तो पहली बार उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ती है, क्योंकि यह बच्चा किसी एक ताकत का नहीं बल्कि पूरे इतिहास का बोझ उठाए हुए था। नेजी के साथ लड़ाई में नारुतो कोई भाषण नहीं देता। जैसे ही नेजी हमला करता है, नारुतो को उस घमंड की स्मृति महसूस होती है जो कभी ह्युगा कबीले के कई प्रतिभाशाली निंजाओं को तोड़ चुका था, और वह उसी घमंड की दरार पर वार करता है। लड़ाई जीतने के बाद भी नारुतो खुश नहीं होता, क्योंकि उसे नेजी की नहीं बल्कि उसके अतीत की हार दिखती है। इस बीच जिराया भी समझने लगता है कि यह शक्ति क्यूबी से अलग है। यह नारुतो को पागल भी बना सकती है, क्योंकि इतने दर्द को महसूस करना किसी इंसान के बस की बात नहीं होती। रातों को नारुतो को नींद नहीं आती, उसे सपने नहीं बल्कि यादें आती हैं जो उसकी नहीं होती। और वहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है जब अकात्सुकी में ये खबर पहुंचती है कि कोनोहा का जिंचुरी की भविष्य नहीं बल्कि अतीत पड़ सकता है, और यह शक्ति अगर गलत हाथों में गई तो पूरी दुनिया फिर से पुराने युद्धों में फंस सकती है। चूनिन परीक्षा के बाद नारुतो की जिंदगी बाहर से शांत दिखती है, लेकिन उसके भीतर शोर और भी बढ़ जाता है। उसकी केकेई गेनकाई अब सिर्फ लड़ाई के समय नहीं बल्कि आम पलों में भी जागने लगती है। वह किसी इंसान के पास खड़ा होता है और उसे उस व्यक्ति के बीते फैसलों का बोझ महसूस होने लगता है। किसी हंसते हुए चेहरे के पीछे छुपा पछतावा, किसी गुस्से के पीछे दबा डर, ये सब उसे अंदर से थका देता है। जिराया जब उसे ट्रेनिंग के लिए ले जाता है तो समझ जाता है कि नारुतो की असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर है, क्योंकि यह शक्ति जितनी ज्यादा खुलती है उतना ही नारुतो खुद को भूलने लगता है।
कई बार वह सोचता है कि कहीं वह दूसरों की यादों में खोकर अपनी पहचान न खो दे। रेसेगन सीखते समय उसकी समस्या कंट्रोल नहीं बल्कि चयन होती है, क्योंकि जैसे ही वह चक्र घुमाता है उसे उन अनगिनत निंजाओं की यादें दिखने लगती हैं जिन्होंने ये तकनीक देखने या झेलने का अनुभव किया था। सासुके से दोबारा मिलने पर नारुतो उसके भीतर की आग और अकेलेपन को साफ महसूस कर लेता है, लेकिन इस बार वह उसे रोकने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसकी शक्ति उसे ये भी दिखा देती है कि कुछ रास्ते टकराव से नहीं बल्कि टूटकर ही बदले जाते हैं। इसी दौरान अकात्सुकी अपनी चालें तेज कर देती है। इटाची पहली बार नारुतो को देखकर समझ जाता है कि यह लड़का सच और झूठ के बीच की रेखा देख सकता है, क्योंकि जब नारुतो उसकी आंखों में देखता है तो उसे अपराध नहीं बल्कि मजबूरी की स्मृति मिलती है। पेन को ये डर सताने लगता है कि अगर यह केकेई गेनकाई पूरी तरह जाग गई तो नारुतो नफरत के चक्र को तोड़ सकता है। गारा की मौत और फिर उसका पुनर्जीवन नारुतो को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि उसे गारा के भीतर की वही यादें दिखती हैं जो कभी उसकी अपनी थीं, और यहीं से नारुतो यह फैसला करता है कि वह इस शक्ति को बोझ नहीं बल्कि पुल बनाएगा। वह लड़ाइयों में दुश्मन की कमजोरी नहीं बल्कि उसके टूटने की वजह खोजेगा, और यह सोच धीरे धीरे उसे उस रास्ते पर ले जाती है जहां वह केवल जीतने वाला निंजा नहीं बल्कि युद्ध से पहले उसे रोकने वाला इंसान बनता जा रहा होता है। समय के साथ नारुतो की केकेई गेनकाई और भी परिपक्व होने लगती है। अब वह केवल यादें महसूस नहीं करता बल्कि उन्हें छांटना भी सीख रहा होता है। जिराया उसे सिखाता है कि हर आवाज को सुनना जरूरी नहीं, कुछ यादों को जाने देना भी ताकत है, लेकिन ये कहना जितना आसान होता है करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि जब भी नारुतो किसी युद्ध क्षेत्र में कदम रखता है तो उसका दिमाग उन अनगिनत निंजाओं की आखिरी सांसों से भर जाता है जिन्होंने वहां लड़ाई लड़ी थी। सेज ट्रेनिंग के दौरान ये शक्ति और खतरनाक हो जाती है क्योंकि प्रकृति का चक्र उन सभी इच्छाओं को सहेज कर रखता है जो कभी पूरी नहीं हो सकी। नारुतो ध्यान में बैठता है और उसे ऐसे चेहरे दिखते हैं जो इतिहास में दर्ज भी नहीं हैं, साधारण निंजा, गुमनाम लोग, जिन्होंने कभी बस अपने गांव लौटने की चाह रखी थी। इसी वजह से सेज मोड उसके लिए ताकत का नहीं बल्कि सहनशक्ति का इम्तिहान बन जाता है। जब पेन कोनोहा पर हमला करता है तो नारुतो देर से नहीं बल्कि सही समय पर पहुंचता है। जैसे ही वह तबाह हुए गांव में उतरता है उसकी केकेई गेनकाई पूरी तरह जाग जाती है। उसे हर मरे हुए इंसान की अधूरी बात सुनाई देती है, हर टूटे घर की आखिरी याद महसूस होती है। उसका गुस्सा पेन पर नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर फूटता है जिसने ये सब होने दिया। लड़ाई के दौरान नारुतो पेन की हर चाल पहले ही महसूस कर लेता है क्योंकि उसे उन अनगिनत लोगों की यादें दिखती हैं जिन्हें नागातो ने दर्द के नाम पर कुर्बान किया था। आखिरी टकराव में नारुतो वार नहीं करता बल्कि बात करता है, क्योंकि उसकी शक्ति उसे ये साफ दिखा चुकी होती है कि नागातो की सबसे बड़ी चोट शरीर पर नहीं बल्कि विश्वास पर लगी थी। और जब वह उसे यह एहसास दिलाता है कि उसके दर्द की गूंज अब भी जिंदा है तो नागातो टूट जाता है। कोनोहा बच जाता है, लेकिन नारुतो जान जाता है कि यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगर वह दुनिया का सारा दर्द महसूस कर सकता है तो उसे धोने की कीमत भी उसी को चुकानी होगी। और यहीं से वह निंजा बनने से आगे बढ़कर एक ऐसा इंसान बनने लगता है जो युद्ध को खत्म करने की नहीं बल्कि उसे दोबारा जन्म न लेने देने की जिम्मेदारी उठा चुका होता है। पेन के बाद दुनिया नारुतो को नायक कहने लगती है, लेकिन उसके भीतर वह शब्द खाली लगता है क्योंकि वह जानता है कि नायक बनने का मतलब और ज्यादा दर्द महसूस करना होता है। उसकी केकेई गेनकाई अब किसी स्विच की तरह ऑन ऑफ नहीं होती बल्कि सांसों की तरह लगातार चलती रहती है। वह जहां जाता है वहां की जमीन, हवा और लोग उसे बीते फैसलों की गूंज सुनाते हैं। किलर बी से मिलने पर पहली बार उसे राहत मिलती है क्योंकि बी के भीतर दर्द के साथ स्वीकार भी था। क्यूबी के साथ सामना करते समय नारुतो पहली बार उसके गुस्से को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक पुराने कैदी की यादों की तरह महसूस करता है। उसे दिखता है कि क्यूबी की नफरत भी सदियों की पीड़ा से बनी है, और यहीं से दोनों के बीच लड़ाई नहीं बल्कि समझ शुरू होती है। चौथे महान निंजा युद्ध में उतरते समय नारुतो किसी सैनिक की तरह नहीं बल्कि बोझ उठाने वाले की तरह चलता है। युद्धभूमि में वह हर ज़ेत्सु को मारने से पहले उन निंजाओं की यादें महसूस करता है जिनके शरीर चुराए गए थे। उसकी चालें और भी सटीक हो जाती हैं क्योंकि वह भविष्य नहीं बल्कि अतीत के पैटर्न देख रहा होता है। मदारा के सामने खड़े होकर उसे पहली बार किसी इंसान की नहीं बल्कि एक युग की थकान महसूस होती है, और तभी नारुतो समझता है कि असली लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि यादों की है। अगर दुनिया अपने दर्द को पहचान ले तो उसे दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी सोच के साथ वह लड़ता है, गिरता है, फिर उठता है, क्योंकि उसकी केकेई गेनकाई अब उसे तोड़ने के बजाय दिशा देने लगती है। और कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां नारुतो केवल युद्ध जीतने वाला नहीं बल्कि इतिहास का बोझ बदलने वाला इंसान बन चुका होता है। चौथे महान निंजा युद्ध के बीच जब पूरी दुनिया अराजकता में डूबी होती है तब नारुतो की केकेई गेनकाई अपने सबसे खतरनाक और सबसे पवित्र रूप में सामने आती है। अब वह सिर्फ एक इंसान की यादें नहीं बल्कि पूरे युद्ध का सामूहिक बोझ महसूस करने लगता है। उसे हर चीख, हर आखिरी सांस, हर अधूरा सपना एक साथ सुनाई देता है, और कई बार उसका शरीर इस भार को सहन नहीं कर पाता। वह घुटनों पर गिरता है लेकिन उठता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वह टूटा तो ये सारी यादें बिना दिशा के फैल जाएंगी। गाई, काकाशी और बाकी शिनोबी ये देखकर समझ जाते हैं कि नारुतो लड़ नहीं रहा बल्कि सबके हिस्से का दर्द अपने ऊपर ले रहा है। मदारा जब 10 पूंछ का जिंचुरिकी बनता है तो उसकी शक्ति से ज्यादा उसकी यादें नारुतो को हिला देती हैं क्योंकि उसे दिखता है कि मदारा का गुस्सा भी कभी भरोसे से टूटा था। दोनों के टकराव में नारुतो कोई अंतिम जुत्सु नहीं चलाता बल्कि अपने चक्र को पूरी दुनिया की स्मृतियों के साथ जोड़ देता है।
वह मदारा को उसकी अपनी भूली हुई इच्छाएं दिखाता है, वह समय जब वह सिर्फ दोस्ती चाहता था, और वही पल मदारा को डगमगाने पर मजबूर करता है। ओबितो के साथ भी यही होता है क्योंकि नारुतो उसकी आंखों में खुद को देख लेता है, एक ऐसा इंसान जो अकेलेपन से भागते भागते अंधेरे में चला गया। युद्ध का अंत किसी धमाके से नहीं बल्कि खामोशी से होता है, एक ऐसी खामोशी जिसमें पहली बार दुनिया अपने अतीत को स्वीकार करती है। और उसी दिन नारुतो समझ जाता है कि उसकी केकेई गेनकाई किसी दुर्लभ शक्ति का नाम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, याद रखने की, समझने की और आगे बढ़ने की, क्योंकि जब तक कोई अतीत को महसूस करता रहेगा तब तक भविष्य को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युद्ध खत्म हो चुका होता है लेकिन नारुतो के लिए शांति कभी पूरी तरह खामोश नहीं होती, क्योंकि उसकी केकेई गेनकाई अब भी हर जगह बिखरी हुई यादों को सुनती रहती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब वो उन यादों से टूटता नहीं बल्कि उन्हें सहेजना सीख चुका होता है। दुनिया उसे नायक, उद्धारकर्ता और किंवदंती कहती है, लेकिन नारुतो जानता है कि वो बस एक ऐसा इंसान है जिसने सुनना चुना। युद्ध के बाद जब वो अलग अलग गांवों में जाता है तो लोग उससे ताकत की नहीं बल्कि समझ की उम्मीद करते हैं। वह किसी को जुत्सु नहीं सिखाता बल्कि उन्हें अपने अतीत को पहचानना सिखाता है, क्योंकि उसकी शक्ति उसे ये साफ दिखा चुकी होती है कि जो दर्द अनसुना रह जाता है वही अगला युद्ध बनता है। सासुके के साथ उसकी आखिरी लंबी बातचीत में दोनों बिना लड़े बहुत कुछ सुलझा लेते हैं, क्योंकि नारुतो अब सासुके के भीतर की उन यादों को महसूस कर सकता है जो बदले से पहले भी मौजूद थीं। समय बीतता है, गांव बदलते हैं, पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं, और नारुतो धीरे धीरे सामने से हटकर पीछे की ताकत बन जाता है। वह हर जगह मौजूद नहीं होता, लेकिन जहां भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है वहां उसकी सीख की गूंज जरूर होती है। आखिरी दृश्य में नारुतो अकेले एक शांत जगह बैठा होता है, हवा चलती है और उसे पहली बार कोई दर्द, कोई युद्ध, कोई चीख सुनाई नहीं देती। सिर्फ एक हल्की सी शांति की याद होती है जो भविष्य से आती है, और वही पल उसे यकीन दिलाता है कि उसकी केकेई गेनकाई का असली मकसद लड़ना नहीं बल्कि उस दिन को जन्म देना था जब दुनिया को याद रखने के लिए किसी एक इंसान की जरूरत न पड़े। समय बहुत आगे निकल चुका होता है और दुनिया अब नारुतो को देखकर नहीं बल्कि उसकी छोड़ी हुई समझ से चल रही होती है। उसकी केकेई गेनकाई अब पहले जैसी तेज नहीं रहती लेकिन और भी गहरी हो जाती है, जैसे कोई नदी जो सतह पर शांत दिखती है लेकिन भीतर बहुत कुछ बहा चुकी होती है। अब उसे हर याद साफ नहीं सुनाई देती बल्कि सिर्फ वही यादें उभरती हैं जिनका असर भविष्य पर पड़ सकता है। वो समझ जाता है कि यह शक्ति भी धीरे धीरे उससे विदा ले रही है, क्योंकि दुनिया अब अकेले उसके सहारे नहीं टिकी। नए निंजा फैसले लेने से पहले हथियार नहीं बल्कि परिणाम सोचते हैं। गांवों में झगड़े होते हैं लेकिन युद्ध नहीं, और जब भी हालात बिगड़ने लगते हैं लोग अनजाने में वही सवाल पूछते हैं जो नारुतो सिखा गया था कि इससे आगे क्या टूटेगा। एक दिन नारुतो एक पुराने युद्ध क्षेत्र में खड़ा होता है जहां कभी उसे हजारों दर्द एक साथ सुनाई देते थे, लेकिन आज वहां सिर्फ हवा और बच्चों की हंसी होती है। वह जमीन पर बैठकर आंखें बंद करता है और पहली बार उसकी केकेई गेनकाई उसे कुछ नहीं दिखाती, न कोई चीख, न कोई याद, और उसी पल उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह खालीपन हार नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी जीत है। उसने दुनिया को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां दर्द को महसूस करने के लिए किसी एक इंसान की जरूरत नहीं, लोग खुद सुनना सीख चुके हैं। वह उठता है, मुस्कुराता है और बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है, क्योंकि अब उसकी कहानी किसी शक्ति की नहीं बल्कि उस बदलाव की है जो तब शुरू हुआ था जब एक अकेले बच्चे ने दूसरों का दर्द अपना समझ लिया था। वक्त अपनी आखिरी चालें चल रहा होता है और नारुतो अब उस उम्र में पहुंच चुका होता है जहां शरीर थकने लगता है लेकिन मन पहले से ज्यादा साफ हो जाता है। उसकी केकेई गेनकाई अब पूरी तरह शांत हो चुकी होती है, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो, लेकिन कभी कभी बहुत हल्की सी गूंज अब भी सुनाई देती है, किसी दूर गांव में किसी बच्चे की दबी हुई सिसकियां, किसी माँ की बिना आवाज वाली दुआ, और नारुतो हर बार रुककर बस इतना कहता है कि मैं आ रहा हूँ। वह किसी कागे की तरह नहीं बल्कि एक साधारण इंसान की तरह चलता है, बिना पहचान, बिना शोर। लोग उसे नहीं पहचानते लेकिन उसके पास बैठकर उन्हें अजीब सी राहत मिलती है, जैसे कोई उन्हें बिना सवाल पूछे समझ रहा हो। एक दिन वो उसी जगह लौटता है जहां कभी क्यूबी की रात ने उसकी जिंदगी बदल दी थी, वही शांत इलाका, वही हवा, लेकिन अब उसमें डर नहीं बल्कि स्वीकार था। नारुतो वहां बैठकर पहली बार अपने पूरे जीवन को याद करता है, अकेलापन, नफरत, वो आवाजें जो उसके दिमाग में गूंजती रहती थीं, वो दर्द जो उसका नहीं था फिर भी उसने उठाया, और वह मुस्कुरा देता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि अगर वह ये सब न सुनता तो दुनिया भी कभी सीख नहीं पाती। तभी उसे एक आखिरी अनुभूति होती है, कोई दर्द नहीं, कोई चीख नहीं, बल्कि एक बेहद सुकून भरी याद, वह याद जो भविष्य से आती है। एक ऐसी दुनिया की जहां बच्चे युद्ध शब्द को किताबों में पढ़ते हैं, जहां निंजा का मतलब मारना नहीं बल्कि बचाना होता है। नारुतो की आंखें नम हो जाती हैं लेकिन इस बार आंसू भारी नहीं होते, वे हल्के होते हैं, जैसे बोझ उतर गया हो। वह जमीन पर हाथ रखता है और पहली बार उसकी केकेई गेनकाई किसी याद को नहीं बल्कि खुद को छोड़ देती है। कोई चमक नहीं होती, कोई धमाका नहीं, बस हवा थोड़ी देर के लिए रुकती है, पेड़ हल्के से हिलते हैं और फिर सब सामान्य हो जाता है। दुनिया को उस दिन कुछ खास महसूस नहीं होता लेकिन कहीं दूर किसी बच्चे को बिना वजह हिम्मत मिल जाती है, किसी टूटे इंसान को आगे बढ़ने की वजह मिल जाती है, और यही नारुतो की असली विरासत बन जाती है। न कोई मूर्ति, न कोई खिताब, बल्कि वह आदत की दूसरों का दर्द अनसुना न किया जाए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि चुपचाप ये बता देती है कि नारुतो की केकेई गेनकाई कभी किसी रूपरेखा तक सीमित नहीं थी, वह एक सीख थी,
और जब तक कोई इंसान दूसरे इंसान को समझने की कोशिश करता रहेगा तब तक वह शक्ति इस दुनिया में जिंदा रहेगी, बिना नाम बिना रूप, बस एक एहसास बनकर। और इसी एहसास के साथ ये कहानी अपने अंत तक पहुंचती है, जहां कोई जीत का जश्न नहीं, कोई हार का शोक नहीं, सिर्फ ये सच्चाई है कि एक अकेले बच्चे ने पूरी दुनिया को सुनना सिखा दिया। आखिरकार वो दिन भी आता है जब नारुतो को महसूस होता है कि उसकी सांसें अब पहले जैसी नहीं रहीं, चलना धीमा हो गया है, लेकिन मन में कोई डर नहीं है, क्योंकि उसने जो सुनना था वह सुन लिया और जो समझना था वह समझा दिया। वह एक छोटे से गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, वही पेड़ जिसके पास कभी बच्चे खेलते थे और बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते थे। उसकी केकेई गेनकाई अब पूरी तरह शांत है, कोई याद, कोई दर्द, कोई बोझ नहीं, बस एक हल्की सी गर्माहट, जैसे कोई कह रहा हो कि अब सब ठीक है। नारुतो आंखें बंद करता है और पहली बार उसे अपनी ही बचपन की याद साफ दिखती है। अकेला झूला, खाली सड़कें, तिरछी नजरें, लेकिन इस बार वह बच्चा रो नहीं रहा होता, वह मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका अकेलापन बेकार नहीं गया। उसी पल आसपास की हवा बदलती है, पेड़ हल्के से झुकते हैं और जमीन जैसे उसे थाम लेती है। कोई घोषणा नहीं होती, कोई नहीं जानता कि उस दिन दुनिया ने क्या खोया, लेकिन हर कोई यह जरूर महसूस करता है कि कुछ टूटने से बच गया। अगले दिनों में लोग कहते हैं कि अजीब बात है, अब झगड़े कम हो गए हैं, लोग गुस्से में भी रुककर सोच लेते हैं। बच्चे अपने दुश्मन को मारने की बात नहीं करते बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बुजुर्ग सिर्फ इतना कहते हैं कि शायद वह सुनने वाला चला गया है, इसलिए अब सबको खुद सुनना पड़ रहा है। कहानी का आखिरी सच यही है कि नारुतो की केकेई गेनकाई किसी लड़ाई के लिए नहीं थी, वह एक तैयारी थी, उस दिन के लिए जब दुनिया बिना किसी नायक के भी सही फैसला कर सके। और जैसे ही सूरज उस पेड़ के पीछे ढलता है, कहानी खत्म नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत बन जाती है, क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वे दुनिया के व्यवहार में बदल जाते हैं। और जब भी कोई इंसान दूसरे के दर्द को समझने के लिए रुकता है, कहीं न कहीं नारुतो की वह दुर्लभ शक्ति एक पल के लिए फिर से जिंदा हो जाती है। कई साल बीत जाते हैं और दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। अब कोई यह नहीं पूछता कि नारुतो कहाँ गया या वह जिंदा है या नहीं, क्योंकि उसकी मौजूदगी सवालों से आगे निकल चुकी होती है। लोग अब बिना जाने ही वही करते हैं जो उसने सिखाया था। गांवों के बीच विवाद होते हैं, लेकिन हथियार उठाने से पहले लोग रुकते हैं, सोचते हैं और खुद से पूछते हैं कि इसका दर्द किसे मिलेगा। बच्चे जब ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो उन्हें पहले ये सिखाया जाता है कि सामने वाले को दुश्मन मानने से पहले इंसान समझो। पुराने युद्ध क्षेत्र अब स्मारक नहीं बल्कि स्कूल बन चुके होते हैं, जहाँ इतिहास सिर्फ जीत और हार के रूप में नहीं बल्कि गलतियों के रूप में पढ़ाया जाता है। कहीं दूर उसी पेड़ के नीचे जहाँ नारुतो आखिरी बार बैठा था, लोग कहते हैं कि आज भी वहाँ बैठने पर दिल हल्का हो जाता है, गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है और आंसू बिना शर्म के निकल आते हैं। किसी को नहीं पता क्यों, लेकिन सब मान लेते हैं कि कुछ जगहें याद रखती हैं और कुछ लोग पूरी दुनिया में बिखर जाते हैं। कहानी का आखिरी एहसास यही है कि नारुतो की दुर्लभ केकेई गेनकाई किसी खून, किसी शरीर या किसी नाम से नहीं बंधी थी, वह एक आदत थी, सुनने की, समझने की और रुक जाने की। और जब तक इस दुनिया में कोई एक इंसान भी दूसरे के दर्द को अपना समझकर हाथ उठाने से पहले दिल से सोचेगा, तब तक नारुतो उज़ुमकी सच में कहीं नहीं गया होगा। क्योंकि कुछ नायक इतिहास में नहीं रहते, वे इंसानों के फैसलों में जिंदा रहते हैं। और यही इस कहानी का असली अंत नहीं बल्कि सबसे खूबसूरत शुरुआत है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर नारुतो की यह यात्रा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया होगा। ऐसी ही गहरी, भावनात्मक और कल्पनाओं से भरी कहानियों के लिए नारुतो हिंदी वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंचे, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली बार आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक विश्वास रखना, क्योंकि जड़ें जितनी गहरी होती हैं, इंसान उतना ही मजबूती से आगे बढ़ता है।